नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, हम किस तरीके से जिम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और किस तरीके से उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे साथ हैं रचित जी, जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, जो कि इसमें बहुत ही अच्छी रुचि रखते हैं। तो रचित जी, आपका स्वागत है इस वीडियो में। थैंक यू सर। हाँ जी, तो थोड़ा बताएं कि हाँ जी, जिम इक्विपमेंट का बिजनेस क्या होता है, किस तरीके से शुरू होता है, कौन कौन इसे शुरू कर सकता है। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हाँ जी, जिम इक्विपमेंट के बिजनेस को शुरू कैसे किया जा सकता है। बेसिकली जिम इक्विपमेंट के लिए आपको कोई स्पेसिफिक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसे बना के अपना रजिस्ट्रेशन करके जीएसटी नंबर लेके अपना काम आप शुरू कर सकते हैं। इसको कोई भी शुरू कर सकता है। इसके लिए कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट से कोई स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल ये आयरन बेस्ड वर्क है। इसमें आप शुरुआत में रिटेल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, होलसेल से लेकर आप परचेज करके आगे सेल भी कर सकते हैं जिम इक्विपमेंट्स को अलग अलग जिम्स के अंदर। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूज करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक लैंड एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। साथ साथ आपके पास प्रॉपर वेल्डिंग मशीन के सेट, लेबर, ह्यूमन रिसोर्स, इन सब की भी रिक्वायरमेंट रहेगी आपको। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन शुरू कर सकता है, बट आपको अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू, जितना आपके पास पैसा है, कितना आपके पास पैसा है, कितना आप इस प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हैं, उसके बेसिस पर ही आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट का कितना अमाउंट है। उसके बाद जाके आप डिसाइड करिए कि आपको होलसेल में जाना है, रिटेल एक शोरूम खोलना है, या फिर आपको प्योरली मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बिजनेस करना है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बिजनेस करना है तो आप टारगेट कर सकते हैं बड़े बड़े जिम्स को, अलग अलग रिटेल सेलर्स को। अगर आप खुद एक शोरूम खोलना चाहते हैं तो आपके पास अपने आप ही ऑडियंस, क्लाइंट्स आएंगे, धीरे धीरे वॉक इन कस्टमर्स आएंगे। अपने जो भी रिटेलर्स होते हैं, जिन जैसे कि आजकल जरूरी नहीं है हर कोई जिम में ही जा रहा हो, आजकल ऐसे इक्विपमेंट्स भी आ गए जो कि आप घर में इंस्टॉल करके भी अपना जिम को, वर्कआउट को आप कर सकते हैं। तो ऐसे भी कई इक्विपमेंट्स है, तो आप उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग या फिर उनका होलसेल बिजनेस, ये सब चीजें भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। क्योंकि अब आजकल वाइड एरिया ऑफ वर्क आ चुका है जिम इक्विपमेंट्स में, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री खुद में ही एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें आप कई तरीके से जो है फोकस कर सकते हैं। बहुत सारे सेगमेंट्स है जिनमें आप फोकस कर सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स सेगमेंट हो गया आपका, स्पोर्ट्स वियर सेगमेंट हो गया, साथ साथ आपके जिम इक्विपमेंट्स के सेगमेंट हो गए। तो बहुत सारे सेगमेंट है। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपको स्पोर्ट्स के वर्क में किस सेगमेंट पे फोकस करना है। ओके, थोड़ा सा मुझे इस बारे में और बताएंगे। हाँ जी, अगर कोई जिम में इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग शुरू करता है तो उसको अपनी सेल्स कैसे बढ़ानी चाहिए। सर बेसिकली सेल्स जो होती है धीरे धीरे ही आती है। एक बार आपका ब्रांड वैल्यू जब तक नहीं बनेगा मार्केट में, जब तक आपका प्रोडक्ट यूज नहीं होने का मार्केट के अंदर, तब तक सेल्स कभी भी नहीं आ सकती है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको अपने ब्रांड को एक तरीके से स्प्रेड करना पड़ेगा धीरे धीरे। एक तो होता है वर्ड ऑफ माउथ, और एक होता है आपका डिजिटली। आजकल सोशल मीडिया पे जैसे कि आप प्रमोशंस करते हैं, आपको कई सारे यूट्यूबर्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि स्पोर्ट्स के प्रमोशंस करते हैं चैनल्स पे कुछ फीस लेकर, तो आप उनसे भी प्रमोशन करा सकते हैं। साथ ही साथ आप डिजिटल मार्केटिंग थ्रू गूगल एड्स हो गए, एडसेंस हो गया, फेसबुक मार्केटिंग हो गई, उस पर अपनी ब्रांड नेम अच्छे से अपना स्प्रेड कर सकते हैं। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है, आपके पास एक प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर ऐसी कंपनी या चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप, उसका ट्रेडमार्क होना बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स के बिजनेस में। जो भी आप जिम इक्विपमेंट का बिजनेस बना रहे हो, उसका ट्रेडमार्क होना आपके पास बहुत जरूरी है। क्योंकि इक्विपमेंट्स पे जब तक आपका लोगो नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा, तब तक आप एक तरीके से अपने प्रोडक्ट और मार्केटेड प्रोडक्ट में बाइफर्केशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बेसिकली है तो एट द लास्ट लोहा ही, तो हर कोई जो क्वालिटी होती है ऑलमोस्ट सेम ही होती है। थोड़ा बहुत 19-21 का फर्क आता है एक प्रोडक्ट में और दूसरे प्रोडक्ट में, बट आपकी जो क्वालिटी होती है वो पता चलती है आपके ब्रांड नेम से। तो जितना आपका ब्रांड नेम अच्छा फैलेगा, स्प्रेड होगा मार्केट में, अलग अलग जगहों पे जाएगा, तब तक आपका अपने आप ऑटोमेटिक ऑर्डर्स नहीं आने शुरू होंगे। तो बेसिकली आपको फोकस करना है फिजिकल मार्केटिंग, साथ साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग। इन दोनों चीजों पे आपको शुरुआत में बहुत फोकस करना है अपने ब्रांड को लेकर। तो 1-2 साल आपका इसी में निकल जाएगा। तीसरे साल से आपको अपना रिजल्ट दिखना शुरू होगा कि आप ब्रेक इवन पर आए हैं। इस तरीके से बिजनेस में आप धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे। थोड़ा सा मुझे ये और बताएंगे। हाँ जी, सबसे ज्यादा बढ़िया शुरुआत में कौन सा रहता है, ट्रेडिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, क्योंकि आप तो इसमें माहिर हैं। हाँ, मैं इस बारे में जानने वाला था। हम जो सजेस्ट करते हैं अपनी कंसल्टिंग, जैसे हमारी कंसल्टिंग फर्म है, हम लोग बिजनेस सेटअप कराते हैं लोगों को, तो हमारा मेन क्राइटेरिया ये होता है, हम सबसे पहले देखते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी करने वाले हैं आप। बेसिकली अगर इन्वेस्टमेंट आपकी 10 लाख से नीचे नीचे, तो आपको सिंपल परचेज और सेल करना है। रिटेल अपना शॉप खोल के कर सकते हैं काम। सेकेंडली, अगर आपका 10 से लेकर 35 लाख के बीच का रिक्वायर है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है कि आप अपने आपके पास अपनी जगह भी है और आपके पास 35 लाख तक का बजट है,
तो आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट परचेज करके आगे सेल करिए और अपना गूगल एड्स इन सबसे पैसा लगाकर आप मार्केटिंग करिए इसकी। अगर आपका बहुत अच्छा बजट है, 1 करोड़ रुपीज तक का बजट है, तो आप इसमें जिम इक्विपमेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी घुस सकते हैं और साथ साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी कर सकते हैं इजीली, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट इसमें मेन चीज क्या होती है, लेबर। लेबर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। लेबर आप जहां पर भी आप अपना काम करें, आपके पास लेबर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत भारी काम है। आपके पास उतराई और ये सब तरीके का काम, मतलब लोडिंग अनलोडिंग का काम है बेसिकली। क्योंकि इसके अंदर बेसिकली ये देखा जाता है कि आपकी क्वालिटी किस तरीके से आप मेंटेन कर रहे हो। आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होना चाहिए, आपके पास वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगी तो आप अपनी फिक्स्ड कैपिटल यानी फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, उसमें पैसा फंसा दोगे आप। और अगर आपके पास उसको सेल परचेज करने के लिए पैसा नहीं होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास अच्छा पैसा होना चाहिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाह रहे हैं। और अगर आपको सिंपल सेल परचेज करनी तो वो भी अच्छा, उसमें 10 से 15% आप आराम से कमा सकते हो रिटेलर बन के भी। और मैं एक बार अपने यूट्यूबर्स को, जो हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनको बताना चाहता हूँ, रिटेलर में ये फर्क होता है। रिटेल में आप क्या करेंगे, आप अपना शोरूम खोलेंगे। शोरूम खोलने के बाद आपने उसमें आराम से बैठना, कुछ नहीं करना, धीरे धीरे वॉक इन क्लाइंट्स आएंगे और आपको अपनी धीरे धीरे मार्केटिंग बढ़ानी है। होलसेल बिजनेस में ये होता है कि आपके पास एक फेस शोरूम नहीं होगा, आप लोगों से इकट्ठा बल्क में माल उठा के बल्क में ही सेल करने की कोशिश करेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग में आपकी फैक्ट्री खुलती है। 3 बाइफर्केशन है। कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, रिटेलर और होलसेलर एक ही चीज लग रही है उन लोगों को। तो रिटेलर एक तरीके की शॉप है, होलसेलर एक तरीके का आपको बल्क में उठा के बल्क में ही सेल करना है, और मैन्युफैक्चरर को अपनी फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर करके सेल करना है। आपके पास जीएसटी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी नंबर होना बहुत जरूरी है इसके अंदर। सर थोड़ा सा ये और बताएं कि हाँ जी, जब बंदा शुरुआत कर रहा हो करे तो उसे किस चीज के बारे में ध्यान देना है इस बिजनेस में? सर बेसिकली ब्रांड नेम आपका प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए, क्योंकि आप इसमें गुड्स परचेज करेंगे, लोहा परचेज करेंगे, तो लोहे के ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा। तो इसलिए जीएसटी होना आपके पास मैंडेटरी है, क्योंकि आगे आप जब सेल करेंगे तो उस चीज पे टैक्स लगेगा 18% या 12%। स्पोर्ट्स के गुड्स में कई कई जगह 12% भी है, 18% भी है, 5% तक है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स के आपके टी शर्ट्स हो गए जिनकी वैल्यू 1000 रुपीज से नीचे, उस पर 5% का टैक्स लगता है। तो बेसिकली गुड्स अलग अलग सेगमेंट के होते हैं। तो जब आप बिजनेस करेंगे तो आपका जीएसटी होना मैंडेटरी है, ट्रेडमार्क होना चाहिए, अच्छी ह्यूमन रिसोर्स की फैसिलिटी हो आपके पास, एक अच्छा होलसेलर आपके साथ जोड़ा हो जो आपको सपोर्ट करे, इनिशियली आपको कुछ क्रेडिट पे माल दे। सब चीजें आपको, ये सब चीजें आपको सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी खुद जाके, तभी आपको पता चलेगा। बाकी इसका जो मेजर हब है वो मेरठ है। मेरठ आपको उत्तर प्रदेश में एक सिटी पड़ती है जहां पर इस तरीके की बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है। यहाँ पर एक एरिया है सूरजकुंड करके नाम है जिसका, तो वहां पर बहुत सारे जिम इक्विपमेंट्स की फैसिलिटीज है। आप आके वहां पे देख सकते हैं। वहां हमारे कई सारे क्लाइंट्स भी जिनका हम लोग जीएसटी इन सब का काम करते हैं। तो अगर आपको कोई फैसिलिटी ऐसी देखनी हो या फैक्ट्री देखनी हो तो आप हमारे चैनल पे संपर्क भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको दिखा दी जाएगी और किस तरीके से बिजनेस किया जाए, बढ़ाया जाए, उस सब में भी आपको पूरी प्रॉपर कंसल्टेंसी मिलेगी। ठीक है सर, थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं कि हाँ जी, जैसे हम जिम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, तो हम जैसे शुरुआत में ये सोचते हैं कि हाँ जी हमें कितना बजट लगाना चाहिए, एक मिनिमम कोई स्पेसिफाइड कि हाँ जी हमें कुछ इतना शुरू। मिनिमम बजट आप 10 लाख रुपए का लेके चलो मिनिमम, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है जिम इक्विपमेंट, क्योंकि मशीन्स काफी महंगी होती है। ट्रेडमिल ही आजकल जो होती है इसकी कॉस्टिंग आती है 30,000 रुपीज की पड़ती है, जो कि मार्केट में 35-40,000 तक भी जाती है। बाकी सेकंड ऑप्शन आपके पास है, आप चाइना से इंपोर्ट कर सकते हो अगर आप पे पैसों की कमी नहीं है तो, क्योंकि जितनी भी ट्रेडमिल हो गई वो ज्यादा चाइना से ही इंपोर्ट हो रही है आजकल। कई तरीके के जिम इक्विपमेंट, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता, मैं मेक इन इंडिया में बिलीव करता हूँ, बट चाइना से जो है, जो आज की रियलिटी है, वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है जिम इक्विपमेंट्स का। तो आप लोगों की पर्सनल प्रेफरेंस है, आप किस तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वेल एंड गुड, आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोकल मैन्युफैक्चरर से लेना चाहते हैं तो आपको कॉस्टिंग ध्यान में रखनी पड़ेगी। बाकी आप चीजों की कॉस्टिंग ऑनलाइन भी देख सकते हैं, क्या चीज कितने की कॉस्ट पड़ रही है, तो आप उसके हिसाब से मार्केट में लॉन्च करिए। अपने आप को अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी रजिस्टर करके रखिए, जिससे कि आपके पास ऑनलाइन लीड्स आती रहे। इस तरीके से बेसिकली जिम इक्विपमेंट्स का बिजनेस बढ़ता चला जाता है। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट की बिजनेस नहीं है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज है, बट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत टेक्निकलिटीज आती हैं इसके अंदर। तो शुरुआत में मैं सजेस्ट करूंगा, और कोई नया बंदा इस बिजनेस में जा रहा है तो आप ट्रेडिंग या होलसेलिंग पर ही सीमित रहें शुरुआत के 5 साल, उसके बाद जाके धीरे धीरे करके अपना आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। सर थोड़ा सा ये भी बताइए, जैसे आजकल का कोरोना टाइम चल रहा है, अनसर्टेनिटी है हर जगह,
ठीक है, ये नहीं आइडिया कि हाँ जी कब कौन सा बिजनेस चलेगा कौन सा नहीं। अब हर कोई अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा सचेत हो गया, तो ऐसे टाइम पे इस बिजनेस की क्या रूपरेखा आप सोचते हैं? सर देखिए, वो चीज किसी के हाथ में नहीं है कि क्या कोरोना कितना फैलेगा, कुछ भी है। बट ये है कि आप इनिशियली अभी अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी डॉक्यूमेंटेशन वर्क पूरा करा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने कॉन्टेक्ट बनाना, क्योंकि देखो बिजनेस कॉन्टेक्ट से चलता है ना। कॉन्टेक्ट अगर आपके नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा मुझे किससे माल खरीदना और कहाँ जाके बेचना है, उस माल की कहाँ पे ज्यादा ग्रोथ है। तो आप अभी ग्राउंड वर्क करिए। अगर कोरोना भी चल रहा है, ऑनलाइन सारी चीजें पता चल जाती हैं। आप जा जाके मार्केट में घूम सकते हैं। अगर आपको बिजनेस अभी नहीं मिल भी रहा तो भी आप ग्राउंड वर्क आप हमेशा कर सकते हैं। कोरोना के टाइम पे भी कोई इतना इशू नहीं है। और वैसे भी अब तो केस कम हो रहे हैं, वैक्सीनेटेड हो चुके हैं ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो धीरे धीरे चीजें सही हो रही हैं। अगले एक साल में मैं तो मुझे लगता है कि एक साल में बिजनेसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जिम्स खुल चुके हैं सारे ज्यादातर। तो इस टाइम पे तो आप मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं और अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल एक केस स्टडी है डिकैथलॉन। जिन मेरे व्यूअर्स को पता नहीं है कि डिकैथलॉन क्या है, गूगल कर सकते हैं। डिकैथलॉन एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी है जो कि हर तरीके का इक्विपमेंट प्लस स्पोर्ट्स वियर, बहुत तरह की चीजें बनाती है। शूज, क्रिकेट, बैडमिंटन, हर तरीके के स्पोर्ट्स में वो डील करते हैं। तो इस तरीके की आउटलेट बना के आप ब्रांड अपनी बना सकते हैं, फिर आगे चल के उसको फ्रेंचाइजी में भी सोल्ड कर सकते हैं। तो बहुत सारे एवेन्यूज है, बिजनेस बहुत बड़ा है स्पोर्ट्स का। तो आप अच्छे से उसमें ग्रोथ कर सकते हैं धीरे धीरे। मार्जिन जो है 10 से 15% का आराम से मार्जिन इसमें मिल जाता है। ओके ओके, रचित जी धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से केस स्टडी भी बताई, रजिस्ट्रेशन भी बताए, इवन ये भी बताया मार्केटिंग कैसे होती है, इवन ये भी बताया कि हाँ जी कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए, किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो धन्यवाद आपका। आपने तहे दिल से अपने पूरी एनर्जी लगा के पूरी तरीके से रूपरेखा इस पूरे बिजनेस के बारे में सेट करी। धन्यवाद।